और इन राजज्ञा के जरिए आपको मांस खाने से रोका। लेकिन कालांतर में लिपि का ज्ञान लुप्त हो गया और हमारा जो आचरण में जो चला आ रहा था हमारे परदादा दादा से पिता और फिर अपनी पीढ़ी में वह आज भी चला आ रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इन राजज्ञाओं को पढ़ना, जो अभी भी वर्तमान में जो अच्छे आचरण के कारण कैदियों को रिहा करते हैं वो सम्राट अशोक की राजज्ञा में लिखा हुआ है। सम्राट अशोक दिल्ली टोपरा इसका जो शिलालेख है, जो बड़ा पिलर एडिक्ट है, उसमें लिखते हैं कि 25 साल के इतिहास 26 साल के इतिहास में 25 बार कैदियों को अच्छे आचरण के कारण रिहा कर रहे हैं। तो आज भी फॉलो कर रहे हैं। बरसात के दिनों में मछली का प्रजनन काल होता है, उस समय अशोक ने मछलियों को मारने पर प्रतिबंध लगाया, राजज्ञा जारी की। आज भी हम जारी करते हैं। आज भी प्रशासन पत्र जारी करता है कि बरसात के फला महीने से फला महीने तक मछलियों का प्रजनन काल है, इसमें मारने पर उनके आखेट पर रोक है। एक्चुअली सम्राट अशोक के जो विधान है वो आज शासन प्रशासन फॉलो कर रहा है। जो उनकी राजज्ञाएं हैं वो जनमानस में, लोक परंपराओं में, उनके आचरण में जीवित हैं। लेकिन वो संपर्क सूत्र जो अशोक की राजज्ञाओं के संपर्क सूत्र हैं वो आज के जनमानस में वो लुप्त हो गए हैं। उनको हम जब राजज्ञाओं को पढ़ेंगे तो आपको एक पुनः अच्छी अनुभूति होगी कि हम जो आज भी फॉलो कर रहे हैं वो कहाँ से लिया। वो अशोक के नियम हैं, अशोक की राजज्ञा हैं, अशोक के कानून हैं, और कानून कालांतर में वो परंपरा बन गई। दोस्तों मैं अब आता हूँ, आपको सांची ले चलता हूँ। सांची एक बहुत खूबसूरत जगह है और सांची के लिए सांची एक स्थान नहीं है, सांची के आसपास ढेरों स्तूप्स हैं। और सांची के लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में आप जाएंगे तो सांची एक बहुत बड़ा केंद्र है, विश्व विरासत सूची में शामिल है। सांची के पास सतधारा, सोनारी, आपको बहुत ही मनोरम स्थल है। आपका मुरेल खुर्द, अंधेर, ग्यारसपुर में ढेकीनाथ, और आपका सारू मारू, और भी बहुत से स्तूप जिनकी अभी खोज नहीं हुई है। आपको आपने चिड़ी खो अभ्यारण्य का नाम सुना होगा नरसिंहगढ़ में, वहाँ भी बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप और अपना बौद्ध मोनेस्ट्री प्राप्त हुई है। मतलब जो सांची से लगभग 100 किलोमीटर के रेडियस में आपको ढेरों अनगिनत, एक्चुअली जिनकी संख्या भी अभी हम काउंट नहीं कर सके हैं प्रॉपर, जंगल में ढेरों स्मारक बिखरे पड़े हैं जिनकी खोज की जाना भी बाकी है। यह स्तूप से मोनेस्ट्रीज हमारे पुरखों की विरासत है, ये हमारा इतिहास पुनः लिखेंगी। इसलिए स्तूपों की जानकारी, मोनेस्ट्री की जानकारी भी रखना हमें आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि जो स्तूप है, स्तूप एक्चुअली संस्कृत का शब्द है, संस्कारित शब्द है। इसका जो मूल नाम है वह है थूप। थूप पाली शब्द है और यही शब्द पहले प्रयोग किया जाता था, थूप शब्द। आज जब ये स्तूप विलुप्त हो गए और पुनः खोजे गए तो ये यहाँ पर इन स्तूपों को खासकर सांची या आसपास के एरिया में लोकल स्थानीय आदमी बिठा कह के बुलाते थे। दो स्तूप एक साथ हैं सांची में ऊपर, तो उनको सास बहू का बिठा कहते थे। बिठा एक्चुअली बिठा क्या होता है आप कहेंगे, जब जो गांव में हमारी माता बहनें जो उपले बनाती हैं और उपलों को संरक्षित करने के लिए बरसात आने के पूर्व उनमें उनको एक विशेष विधि के द्वारा गोल उनको घसा जाता है और उसको स्तूपनुमा आकृति बनाई जाती है और उसको बाद में बाहर से भी गोबर से छाप दिया जाता है। तो वो एक विशेष विधि द्वारा बनाया गया एक ढेर बन जाता, उसे बिठा कहते हैं। और ये बिठा का नामकरण स्तूपों के नामकरण के साथ में स्थानीय लोग करते हैं। दूसरा नाम और मैं बता रहा हूँ गंज। गंज क्या होता है? गंज जो घास की पूलियाँ होती हैं, बरसात में जो घास आती है उसको कटवा कर, उसको सुखाकर, फिर उसको गोल गोल, जो मोटा भाग है वो बाहरी साइड में रहता है और जो पतला भाग है पूली का वो अंदर रहता है। गोल उसको लगाकर लगभग 1-2 फीट तक ऊंचाई बनाई जाती है, फिर उसको ढका जाता है, स्तूपनुमा आकृति दी जाती है। अर्थात आप बिठा, गंज और स्तूप बनाने की जो प्रक्रिया है वो लगभग एक जैसी है। आपको जानकर अच्छा लगेगा, आश्चर्य होगा। और ये हमारी महानतम खोजों में से एक है जिनसे हम संरक्षण करते आ रहे हैं।
और इतनी कारगर तकनीक है कि जो 2300 साल पहले, जो 2500 साल पहले जो स्तूप बनाए थे, जो संरक्षण करने के लिए जो बुद्ध के अवशेष या बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष या कोई महत्वपूर्ण वस्तु के ऊपर जो स्तूप बनाए गए थे, वो अवशेष या अस्थि अवशेष आज भी संरक्षित हैं, आज भी सुरक्षित हैं। इन 2500 वर्ष में कितनी बरसातें आई, कितने मानसून आए गए, कितनी राजसत्ताएं आई, कितनी संस्कृतियों का उदय और पतन हुआ, लेकिन जो संरक्षण जो 2500 साल पहले हमारे पुरखों ने किया था थूप निर्माण के स्वरूप में, वह आज भी जीवित है। मतलब तकनीक बहुत कारगर है। हमारे थूप के अंदर रखी हुई अवशेष बहुमूल्य वस्तुएं आज भी उतनी सुरक्षित हैं जितनी सुरक्षित पुरखे उसको रख कर गए थे। इवन कनिंघम ने जब बहुत से स्तूपों को खोला तो स्तूप मिट्टी के बर्तनों में भी जो अस्थियां या जो सामान रखा था वो भी उतना ही नीट एंड क्लीन मिला जैसे आज ही रखा हो। इवन उनकी जो वाइट पॉलिश अंदर थी या कलर जो था, वो कनिंघम ने लिखा कि बिल्कुल ऐसा लगा कि जो मतलब इस साल ही उनको पॉलिश किया गया हो, तत्काल पॉलिश किया गया हो। मतलब इतना अधिक संरक्षण वस्तुओं का करना हमारे पुरखे जानते थे। तो मैं आपको बता दूं, स्तूप थूप कहते हैं जिसे, बिठा और गंज, ये तीनों आकृति हैं। गंज और बिठा का उपयोग आज भी गांव-गांव में आपको देखने को मिल जाएगा। और लेकिन बिठा का थूप का स्तूप का निर्माण करने की जो वजह थी वो गांव में विलुप्त हो गई, किसी कारणों से अज्ञानतावश विलुप्त हो गई। लेकिन बिठा का निर्माण करना और गंज का निर्माण करना हमारी कल्चर में, हमारे ज्ञान में शामिल रहा। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि दोनों जो हमारा स्तूप बनाने का जो ज्ञान था, लोगों ने उसे बिठा और गंज बनाकर निर्माण कर उस ज्ञान को आज भी जिंदा रखा है। बिठा, थूप और गंज संरक्षण की प्राचीनतम महान खोजों में से एक है। और इतनी महान खोज है कि इसके मुकाबले अभी दूसरी खोज हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है कि जो 2500 साल से हमारे अवशेषों को संरक्षित किए हुए। सांची में दोस्तों मुख्य रूप से 3 स्तूप हैं। एक जो मुख्य स्तूप है उसमें भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, और पास में ही स्तूप क्रमांक 3 है जिसमें महामुद्गलान और सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे। और बौद्ध विहार है नीचे बौद्ध विहार के बाद स्तूप क्रमांक 2 है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण स्तूप है। उसमें 10 भिक्षुओं के एक साथ अस्थि अवशेष मिले, और वह 10 भिक्षु 3 पीढ़ियों के हैं। मतलब बहुत महत्वपूर्ण स्तूप हैं तीनों। इनके अलावा भी और भी ढेरों स्तूप हैं। और आसपास, सांची के आसपास आप 7 किलोमीटर पास आप जाएंगे तो सतधारा एक्चुअली वहाँ वैशाली नदी नीचे बहती है और ऊपर बहुत ही खूबसूरत स्तूप बना हुआ है, एक मोनेस्ट्री बनी हुई है। और जो दृश्य है इतना खूबसूरत है कि आपको देखकर मतलब मन प्रसन्न हो जाएगा। आसपास जंगल लगा हुआ है, नीचे नदी की आवाजें आती है, झरने बनते हैं बरसात में। बहुत खूबसूरत स्तूप है। यहाँ भी एक बड़ा स्तूप है और छोटे छोटे 7-8 स्तूप और बने हुए हैं। अंदर जो स्तूप का निर्माण है वो मौर्यकालीन ईंटों से है, बाहर से प्रस्तर से लगे हुए हैं। जैसे सांची में स्तूप है, सांची का जो स्तूप है उससे मामूली छोटा ही स्तूप है तो सतधारा में मिला है। उसके बाद हम सोनारी चलते हैं। सोनारी में भी 2 बड़े स्तूप प्राप्त हुए हैं और बड़े खूबसूरत हैं। ये लगभग सांची से 12-13 किलोमीटर दूर हैं, तो बहुत खूबसूरत है। मुरेल खुर्द आप जाएंगे तो मुरेल खुर्द में बहुत अधिक स्तूप हैं, लगभग 80 के आसपास हैं। और एक जो इसका क्षेत्रफल है वो बहुत विशाल है। ऊपर कम से कम आप 20 से 25 हजार लोगों को बिठा सकते हैं, इतना बड़ा प्रांगण है। उसका मूल नाम मुरेल खुर्द है, लेकिन उसको भोजपुर कहा है कनिंघम ने। एक्चुअली भोजपुर पहले वहाँ बस्ती रही होगी। जो वहाँ पर अवशेष मिले हैं उसने गांव के अवशेष बताए हैं, लेकिन मैं कनिंघम के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो इतना बड़ा वहाँ प्रांगण है जिसमें 20 से 25 हजार लोग बैठ सकते हैं। स्वाभाविक रूप से वो बौद्ध भिक्षुओं की कुटिया है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान है, जिससे गलती से कनिंघम ने उनको भोजपुर गांव समझ लिया और भोजपुर के स्तूप के नाम से उन्होंने लिखा है।
एक्चुअली वो मुरेल खुर्द गांव है वर्तमान में, और मुरेल खुर्द के नाम से जाने जाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत स्तूप हैं, बहुत बड़े बड़े स्तूप हैं, आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। यदि आप कभी आए, सांची आए, तो आसपास की विरासत को जरूर देखें। और इसके बाद हम चलते हैं अंधेर। जो अंधेर पॉइंट है वो मुरेल खुर्द से 8 किलोमीटर दूर है, और अंधेर इस क्षेत्र का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। आप बरसात में उस अंधेर में कभी जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बादल छू लें। आप अंधेर में खड़े होकर देखते हैं तो वहाँ से अंधेर से आपको विदिशा, रायसेन, विदिशा जिला और रायसेन जिले का किला, ये लगभग काफ़ी दूर पड़ते हैं, अंधेर की चोटी से आपको दिखते हैं। आसपास के इतने तालाब और सारे दिखते, बड़े मनोरम जगह है। ये थोड़ा दुर्गम जगह पे आपको 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, कि वहाँ तक रास्ता नहीं है। इसके बाद आप सारूमारू, आप बुधनी के पास में सारूमारू, वहाँ भी बहुत बड़ा स्तूप था और वहाँ अवशेष है। वहाँ पर स्थानीय लोग अभी मेला भी लगाते हैं दिसंबर के महीने में, दिसंबर के दूसरे रविवार के दिन। बड़ा मनोरम क्षेत्र है। वहाँ पर सम्राट अशोक के 2 अभिलेख भी खुदे हुए हैं, जहाँ सम्राट अशोक आए थे। और इसके बाद ढेकी